स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि घर में पड़ा-पड़ा कुछ मन नहीं लग रहा होगा, इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं ला रहा हूँ उस स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल हाई स्कूल या इंटर क्लासेस में आए हैं। ये क्लासेस सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो घर पर भी रहकर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। इस चैनल पर सिर्फ आपको कॉमर्स या अकाउंट से रिलेटेड ही स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस दी जाएंगी, अदरवाइज़ के लिए नहीं। जो इंटरेस्टेड हैं वो वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करें। चलो तो अब आ जाते हैं अपने अपने टॉपिक। तो ये जो आपको फॉर्मेट दिया है ये सिर्फ यूपी बोर्ड हाई स्कूल वालों के लिए है, जो अकाउंट्स के बच्चे हैं, जो कॉमर्स के बच्चे हैं, जिन बच्चों के पास कॉमर्स है। ठीक है, इसमें आपको 4 पार्ट दिए जाएंगे। पार्ट ए बुक कीपिंग, पार्ट बी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्ट सी आपका आता है बैंकिंग और पार्ट डी पर आए तो पार्ट डी आता है आपका इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए पे, क्योंकि हम सीरियल वाइज काम करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक, तो पार्ट आता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं पुस्तकालय। इसमें आपको टोटल 5 चैप्टर्स मिलेंगे। फर्स्ट है हमारा फाइनल अकाउंट, बात करें हिंदी में तो इसे बोलते हैं अंतिम खाते। सेकंड है हमारा एडजस्टमेंट, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में समायोजनाएं। थर्ड है हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, शॉर्ट फॉर्म की बात करूँ तो इसे बोलते हैं BRS। ठीक है, हिंदी में बात करें तो बोलते हैं बैंक समाधान विवरण पत्र। फोर्थ चैप्टर रहता है हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंकिंग संबंधी लेन देन, जो भी बैंक से संबंधित लेन देन किए जाते हैं वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग रहेंगे। फिफ्थ आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र हिंदी। फर्स्ट हमारा फाइनल अकाउंट का मतलब क्या, जब तक हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लियर नहीं होगा तब तक हमारा सेकंड चैप्टर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दो जो चैप्टर हैं हर साल बोर्ड में रखे हुए क्वेश्चन मिलते हैं, इन 2 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। इसलिए फाइनल अकाउंट जब तक आपका पक्का नहीं होगा तब तक एडजस्टमेंट आपका नहीं होगा, इसलिए फोकस और कॉन्सेंट्रेट दोनों पर करके हमें चलना पड़ेगा। ठीक, फाइनल अकाउंट और एडजस्टमेंट में क्या है, ये उन चैप्टर से हैं जो हमें दिखाते हैं कि कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ है, कंपनी में कितना लॉस हुआ है। दोनों चीज़ों फाइंड करने के लिए हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट या फिर एडजस्टमेंट। ठीक, थर्ड चैप्टर आता है आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखा होगा आपने, जिन जिन कस्टमर का, जिन जिन स्टूडेंट्स का बैंक में अकाउंट होता है तो बैंक वाले आपको जो बुक प्रोवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं पासबुक, और दूसरी उन लोगों के बैंक वालों के पास क्या होती है, कैश बुक। मतलब क्या, जब भी हमारी कैश बुक और जब भी हमारी पासबुक में कोई भी डिफरेंस होगा, चाहे वो 1 रुपये हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 1 लाख हो, उन दोनों के डिफरेंसेस को फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। फोर्थ की चैप्टर की बात करें तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंकिंग संबंधी लेन देन जितने भी किए जाते हैं, चाहे वो बैंक में पैसा जमा करा, बैंक से पैसे निकाला, बैंक में खाता खोला, चेक द्वारा भुगतान किया, वो सब हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग आती है। ठीक, फिफ्थ चैप्टर मिलता है आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्या कि इनमें हम जो हमने 9th क्लासेस में जनरल एंट्रीज पढ़ी थी, गुड्स परचेज, गुड्स सेल, BR रिसीव्ड, BR PP पेमेंट पेड, वो सब हमारी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अकॉर्डिंग हो जाएंगी। ठीक, पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बात करें तो बोलते हैं व्यापारिक संगठन। ठीक है, पार्ट बी में फर्स्ट चैप्टर आता है फाइलिंग। फाइलिंग मतलब इसे हिंदी में बात करें तो बोला जाता है नस्तीकरण, मतलब किसी भी प्रकार के फाइल को कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना, हम सब फाइलिंग के अकॉर्डिंग सीखेंगे। ठीक, सेकंड चैप्टर आता है आपका इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में क्या होता है, अनुक्रमणिका। कि चैप्टर में आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी बुक खरीदते हैं या फिर आप कभी भी नया रजिस्टर खरीदते हैं तो उसमें एक इंडेक्स बना हुआ होता है। इंडेक्स क्यों बना हुआ होता है कि जब मैं कोई भी चैप्टर लिखता हूँ उस पर पॉइंट सीरियल नंबर लिखता हूँ, चैप्टर का नाम लिखता हूँ, कौन से पेज से कौन से पेज तक है वो मैं भी लिखता हूँ, तो उसे हम इंडेक्सिंग में यूज़ करते हैं। ठीक, थर्ड चैप्टर आता है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, कि बातचीत करने के ढंग को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम, वो हम सीखेंगे इस चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर आता है आपका टाइम एंड लेबर सेविंग डिवाइसेस। मतलब क्या कि जो भी समय और श्रम बचाने वाले यंत्र होते हैं, जैसे कैलकुलेटर हो गया, लैपटॉप हो गया, फैक्स मशीन हो गई, प्रिंटर हो गया, ये सब हमारी क्या होती है, टाइम एंड लेबर सेविंग डिवाइसेस, उसे भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। फिर आता है आपका होम ट्रेड। होम ट्रेड क्या, जो देशी व्यापार होता है, देशी मतलब जो हमारे देश की सीमा के अंतर्गत व्यापार कर रहा था उसे हम बोलते हैं होम ट्रेड। इसमें हम क्या सीखेंगे, उसका मतलब क्या होता है और उसका क्षेत्र क्या होता है। ठीक, सिक्स चैप्टर आता है होलसेल ट्रेडर। मतलब कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होलसेलर की दुकान भी होती है और छोटी छोटी दुकानें जो होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिटेल ट्रेड। तो दोनों ही चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनकर आता है। 8th क्वेश्चन आता है 8th चैप्टर हमारा इन्वॉइस एंड सेल स्टेटमेंट। मतलब क्या, बीजक और विक्रय विवरण।
ठीक, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल से चैप्टर रिलेटेड है। इसमें हर साल न्यूमेरिकल आता है, चाहे वो इनवॉइस आए, चाहे वो सेल स्टेटमेंट्स आए, इसलिए हम इस पार्ट को भी बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक, पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी हमारा होता है बैंकिंग। बैंकिंग में टोटल हमें 6 चैप्टर्स मिलते हैं पढ़ने के लिए अच्छे से। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है आपका बैंक का मीनिंग, डेफिनेशन, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंट, मतलब क्या बैंक क्या काम करता है, उसका क्या अर्थ होता है, उसकी कोई एक अच्छी सी परिभाषा, उसके कार्य और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। बैंक में से जरूर कम से कम 20 नंबर का क्वेश्चन रखे हुए रहते हैं। सेकंड चैप्टर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सी है, जो भी हमारे नोट छापती है, ठीक है, और जिसके साइन होते हैं वो हमारे सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक, थर्ड आता है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। फोर्थ आता है हमारा कॉमर्शियल बैंक, जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं। फिफ्थ आता है हमारा कोऑपरेटिव बैंक, मतलब क्या, कोऑपरेटिव बैंक को बोला जाता है देशी बैंकर्स, कोऑपरेटिव बैंक को बोला जाता है सहकारी बैंक। सिक्स आता है हमारा डोमेस्टिक बैंकर्स। डोमेस्टिक बैंकर्स मतलब देशी बैंकर्स। देशी बैंकर्स मतलब क्या कि डोमेस्टिक बैंकों में जितनी बैंकें आती हैं उनके से हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आपका पार्ट डी आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या कि फर्स्ट चैप्टर आता है मार्जिनल एंड यूटिलिटी सिस्टम, मतलब क्या सीमांत और तुष्टिगुण नियम। सेकंड चैप्टर आता है डेप्रिसिएशन यूटिलिटी सिस्टम, मतलब क्या सीमांत ह्रास का नियम। थर्ड आता है आपका एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, की हमारे क्या क्या खर्चे होते हैं, हम कैसे कैसे अपनी जो भी पैसा मिलता है उसे कैसे कैसे हम सेव करते हैं। फोर्थ आता है आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्या उत्पत्ति के साधन, जैसा हम किसी भी चीज़ की उत्पत्ति करते हैं, चाहे वो बीज हो चाहे वो कुछ हो, तो उसके लिए हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के चैप्टर में ही जो नीचे के चैप्टर्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं। मतलब क्या, जब हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट करेंगे, लाइक में एक बीज की भी बात करेंगे, मुझे एक पौधा उगाना है तो मुझे उसके लिए लैंड चाहिए, लैंड मतलब भूमि भी चाहिए, लेबर चाहिए, लेबर मतलब मुझे जब तक मैं उस पर काम नहीं करूँगा तब तक नहीं होगा काम। कैपिटल भी चाहिए, कैपिटल क्या कि जब तक मेरे पास पैसा नहीं होगा मैं तब भी काम नहीं कर सकता अपना। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जो भी हम साथ में मिलके एक साथ इकट्ठे होकर अच्छे से काम करते हैं उसे हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो उस काम को करता है, जो किसी भी काम को करने के लिए योग्य होता है, चाहे वो उद्यमी होता है या उसका मालिक होता है, उसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये है हमारा टोटल अभी तक का सिलेबस। अब हम बात करें कि सबसे पहले हमारा चैप्टर्स कौन सा था, कि सबसे पहला चैप्टर्स था हमारा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्या कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट, थर्ड हम पढ़ेंगे पीआरएस, फोर्थ हम पढ़ेंगे बैंकिंग ट्रांजेक्शन, फिफ्थ हम पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि ये हमारे न्यूमेरिकल्स के ही चैप्टर्स हैं। बात करें तो पार्ट बी में भी हमारा एक न्यूमेरिकल बन जाता है, तो टोटल हमारे पास 5 ऊपर और नीचे एक, टोटल हमारे पास 6 न्यूमेरिकल्स के चैप्टर हैं। अदरवाइज़ की बात करें तो अदरवाइज़ टोटली थ्योरी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम पार्ट 1 के फर्स्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट क्या होता है और इसे समझेंगे अच्छे से, ठीक है। अब स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम फाइनल अकाउंट की, ठीक। फाइनल अकाउंट में क्या कि वी डिवाइडेड दिस क्वेश्चन इनटू 3 पार्ट्स, मतलब क्या इन क्वेश्चनों को 3 पार्टों में डिवाइड करा गया है। वो कैसे कि फर्स्ट है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब व्यापार खाता। सेकंड आएगा हमारा P&L अकाउंट, मतलब क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता। थर्ड आएगा हमारी बैलेंस शीट, मतलब क्या आर्थिक चिट्ठा। ट्रेडिंग अकाउंट में हम याद रखेंगे, हम सिर्फ जितने भी खरीदने का, जितने भी बेचने का, चाहे वो परचेज, सेल, स्टॉक, बचा हुआ माल, शुरू में किया गया माल, सब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, जितनी भी हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे वो हम यूज़ करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक। सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट आता है आपका P&L अकाउंट, मतलब क्या P&L अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है वो हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। वो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे वैसे वैसे हम सीखते रहेंगे, ठीक। थर्ड आता है हमारा बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा, जिसमें हमें 2 चीज़ें समझनी होती हैं, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स। लाइबिलिटीज़ क्या, जो हमें लोगों को चुकानी है वो हमारी लाइबिलिटीज़, जो हमारे पास एक्चुअल में है वो है हमारी एसेट्स अपनी खुद की, ठीक। तो बैलेंस शीट में भी एक अच्छा चैप्टर है, अच्छे मज़े से पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट क्या, बिजनेस अकाउंट इज़ एन अकाउंट इन विच ओनली डायरेक्ट एक्सपेंडिचर इज अकाउंट फॉर विच शोज फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, मतलब क्या कि व्यापार खाता वह खाता है जिनमें केवल प्रत्यक्ष व्यय का लेखा किया जाता है, जिनमें फैक्ट्री से संबंधित व्यय का लेखा किया जाता है, ठीक है।
मतलब क्या कि जितने भी हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, जैसे वो माल को ख़रीदने का, बेचने का, स्टॉक मतलब बचा हुआ माल हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो वाटर हो, सब इन चीज़ों से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अकॉर्डिंग रखे जाएंगे। ठीक, बाद में हम P&L पढ़ेंगे और तीसरे पे हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे। इन चैप्टर्स को 3 में डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट पे अपने। चलिए, तो अब आप आते हैं हम प्रोफार्मा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाते का प्रारूप। ठीक है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि प्रोफार्मा के अकॉर्डिंग या ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या चीज़ सीखेंगे, जितने भी हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे वो सब हमारे इसी में रखे जाएंगे, या फिर हमारे जितने भी प्रत्यक्ष व्यय होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, वो सब हमारे किस में रखे जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। अब देखो, दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या कि जब भी माल गोदाम में लाने से पहले या ऑफिस में लाने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और ऑफिस में लाने के बाद जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब आप सीधी सी बात याद रखना, क्या कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे किस में आएंगे, P&L अकाउंट में। ठीक, अब मैं आपको छोटा सा एक ऑप्शन देता हूँ। जैसे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, मजदूर क्या काम करते हैं, मज़दूर मज़दूरी पे काम करते हैं। ठीक, एक ऑफिस में काम कौन करता है इंसान, वो किस पे काम कर रहा है, वो मज़दूरी पे काम नहीं करता, वो अपनी वेजेस पे काम नहीं करता, वो काम किस पे करता है, अपनी सैलरी पे काम करता है, मतलब क्या, वेतन पे, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से। मतलब फैक्ट्री में हम कह सकते हैं कि थोड़ी गंवार वाली लैंग्वेज यूज़ करेंगे, हम तुझे मजदूरी देंगे। ठीक, लेकिन हम P&L बनाते हो थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड बजाएंगे कि हम आपको मजदूरी नहीं, हम आपको वेजेस नहीं, हम आपको सैलरी देंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, देखो, कोई भी अकाउंट बनाने से पहले दो अकाउंट डेट क्या होती है कि हमारे पूरे साल की एक डेट होती है, क्या, या तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की, या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की। जैसा हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, जैसे मैंने फॉर्मेट के लिए दे दिया है कि फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2009। मतलब क्या, ये जो मैं ट्रेडिंग अकाउंट दिखा रहा हूँ, उसका फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, वो कब ख़त्म हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं 31 दिसंबर 2009 को। अब एक चीज़ है, मैंने क्या बताया कि आपका पूरा राउंड ऑफ सिर्फ कितने साल का होना चाहिए, 1 साल का। 1 साल का क्या, अब मैं 31 दिसंबर 2009 को ख़त्म कर रहा हूँ, तो मैंने स्टार्ट कब करेंगे, 1 जनवरी 2009 को जब मैं शुरू करूँगा, तभी तो 1 साल 31 दिसंबर 2009 को ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो कितना टाइम होना चाहिए दोनों के बीच में, कम से कम 1 साल का। ठीक, अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग की। ये सबसे पहला आता है हमारा पूरा फॉर्मेट, दो फॉर्मेट बनेंगे इसमें, एक DR का और एक CR का। DR के जितने भी मुझे खर्चे होंगे वो सब DR में, जैसे हमने 9th क्लास में ट्रायल बैलेंस में पढ़ा था कि जितने भी खर्चे होते हैं वो DR, जितने भी इनकम होती है वो हमारी CR। तो सेम एज ऐसी कि जितने भी खर्चे करेंगे वो हम DR में, जितनी भी हमारी इनकम होगी, बचा हुआ माल होगा, वो हमारा CR। सबसे पहले होता है टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि जब भी मैं कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करता हूँ, कोई भी दुकान स्टार्ट करता हूँ, तो उससे पहले जो भी बचा हुआ माल होता है वो सब ओपनिंग स्टॉक होता है मेरा। मैं कोई भी नया माल शुरू करूँगा, तो जब भी कोई नया बिज़नेस शुरू करूँगा, तो मैं जब स्टार्टिंग में जो माल लेके आऊँगा तो वो मेरा क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक, मतलब प्रारंभ में माल का काम। ठीक, सेकंड आता है टू परचेज़। परचेज़ मतलब माल को ख़रीदना, उसे क्रय करना। ठीक, टोटल परचेज़ कितनी है, जैसे मैंने किसी इंसान को 5,000 का माल बेचा, लेकिन उस इंसान से मुझे रिटर्न हो गया 100 रुपये का माल। अब एक बार बताओ, 5,000 का माल बेचा, 100 रुपये का रिटर्न कर दिया उसने, तो उसने मुझे कितनी पेमेंट दी, 4,900 तो दी बाद में पूरी टोटल। तो इसलिए क्या कि जो भी मेरी परचेज़ होगी उसमें से अगर मुझे क्वेश्चन में परचेज़ रिटर्न दे रखी होगी, क्रय वापसी दे रखी होगी, उसमें से माइनस करके, ये माइनस करके यहाँ पर शो कर दूंगा। नहीं दे रखी तो हम डायरेक्ट बाहर शो कर देंगे। थर्ड आती है हमारी टू प्रोडक्टिव वेजेस। याद रखो, कोई भी वेजेस हो वो हमारी कहाँ आती है, ट्रेडिंग में, क्योंकि हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम करने वालों को मजदूरी दी जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं वेजेस की। नॉर्मल वेजेस है वो हमारी कहाँ पर पहुँच गई, नॉर्मल ट्रेडिंग में। कैरेज इनवर्ड, गाड़ी भाड़ा। देखो, कैरेज दो टाइप के होते हैं, एक कैरेज इनवर्ड होता है, कैरेज आउटवर्ड होता है। याद रखो, इन फैक्ट्री, आउट ऑफिस, मतलब क्या, इन करूँगा फैक्ट्री में, लेकिन ऑफिस से क्या आऊँगा, आउट हो जाऊँगा मैं। ठीक, तो इनवर्ड कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, और आउटवर्ड कहाँ पर आएगा, P&L अकाउंट में। बात करें तो जितनी भी कोयला, जितनी भी गैस इंजन या चीज़ें या यूज़ होती हैं, वो आपने कभी देखा हो ऑफिस में तो कभी यूज़ नहीं होती, वो नॉर्मल फैक्ट्री में यूज़ होती हैं। इसलिए कोल एंड गैस भी हम किस में पार्ट है, ट्रेडिंग का पार्ट। कैरेज, अब देखो, किसी को भी अगर मैं बाई चांस कुछ भी दूंगा, किराया दूंगा या कुछ भी दूंगा, तो मैं वहाँ पे फैक्ट्री में क्या यूज़ करूँगा, कैरेज, और मैं एक स्टैंडर्ड में आ जाऊँगा तो मैं रेंट यूज़ करूँगा इसकी जगह, मतलब कि किराया दूंगा उसे। फ्रेट भी हमारा ट्रेडिंग का पार्ट होता है, ऑक्ट्रॉय भी हमारा ट्रेडिंग का पार्ट है।
ठीक है। फैक्ट्री लाइट, फैक्ट्री का नाम आ गया है ऑलरेडी, तो इसलिए फैक्ट्री लाइट भी हमारा ट्रेडिंग का पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, किसी भी काम को बनाऊंगा, उसे शुरू करूंगा या किसी भी चीज़ को बनाऊंगा तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग भी एक्सपेंसेस हमारा ट्रेडिंग का पार्ट हो जाएगा। और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे हमारे, जितने भी हमारे प्रत्यक्ष भी होंगे, वो हमारे किस में आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है। अब बात करते हैं CR साइड की। CR मतलब जितनी भी इनकम होंगी, मतलब मुझे क्वेश्चन में जो भी सेल दे रखी होगी वो मैं यहाँ पर डालूंगा। अगर कोई बेचा हुआ माल भी मेरे पास वापस आ जाता है तो उसे माइनस करके मैं टोटल बाहर दिखा दूंगा, जैसे हमने परचेज पे करा था। सेम कंडीशन ऐसे सेल पे होगी। अगर कोई क्वेश्चन में सेल रिटर्न नहीं दे रखी तो हम डायरेक्ट पूरी सेल उठा के उसे बाहर डाल देंगे। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? बचा हुआ माल। मतलब क्या कि जो मैंने माल बाय चांस मैंने ख़रीदा 1 लाख रुपए का, मेरा थोड़ा सा माल बच गया 5,000 रुपये का, तो जो बचा हुआ माल होगा उसे मैं बोलूँगा क्लोजिंग स्टॉक और 5,000 यहाँ पर दिखा दूंगा, जो भी क्वेश्चन में दे रखे होंगे। ठीक है। अब विच इज़ यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम कैसे करेंगे, उसका टोटल कैसे करेंगे। तो हमारे पास 2 पॉइंट है, एक DR पॉइंट है और एक क्या है? CR पॉइंट। जो दोनों में ज़्यादा हो उसे हम दोनों तरफ लिख लेंगे। कैसे? कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ शो करी है कि जो भी यहाँ पे लिखा विच इज़ ग्रेटर, मतलब क्या कि जो दोनों में बड़ा हो उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। जैसे बाय चांस मैं मानता हूँ कि अधिकतर हमारा जब हमारा CR साइड ज़्यादा होगा तभी हमारा DR में प्रॉफिट बनेगा। ठीक है। और अगर हमारा DR साइड ज़्यादा होगा, अगर हमारा DR साइड ज़्यादा होगा तो हमारा CR में जो बनेगा वो हमारा लॉस बनेगा। ठीक है ना।